कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां सत्ता और धोखे का खेल हर कदम पर हावी है। वहीं कंगवा सामने आता है, एक निडर योद्धा जिसने अपनी माँ बाप की मौत का बदला लेने और अपने लोगों की रक्षा करने की कसम खाई है। इसमें है जबरदस्त युद्ध, दिल को छूने वाले दिलचस्प मोड़ और न्याय की वो खोज जो दिल को छू जाए। कंगवा की ये दास्तान सिर्फ लड़ाइयों की नहीं बल्कि ऐसी विरासत की कहानी है जो सदियों तक गूंजती रहेगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें और मोटिवेशन मिलेगा। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कंगवा जरूर लिखें। बेल आइकन दबाना न भूलें और लकी भास्कर का एक्सप्लेनेशन भी देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी सुनने में बड़ी इंटरेस्टिंग है। मूवी में सिर्फ एक नहीं बल्कि दो टाइमलाइंस दिखाई गई हैं। पहली है प्रेजेंट की यानी साल 2024 और दूसरी हमें लेकर जाती है साल 1070 में। अब ये इम्पोर्टेंट बात पता चल गई तो चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत 2024 से होती है। सबसे पहले हमें इंडिया का बॉर्डर एरिया दिखता है। वहीं पास में एक प्राइवेट रशियन बायोमेडिकल रिसर्च सेंटर बना हुआ है। इस सेंटर के अंदर छोटे छोटे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। मशीनों और एडवांस टेक्नोलॉजी से उनके दिमाग की ताकत बढ़ाई जा रही है। आमतौर पर इंसान अपने दिमाग का बस 8 से 10% ही यूज कर पाते हैं, लेकिन यहाँ इन बच्चों के दिमाग की क्षमता 70 से 80% तक बढ़ा दी गई है। अब ट्विस्ट ये आता है कि इस फैसिलिटी से एक बच्चा भाग जाता है। बच्चे का नाम रखा गया है जेटा। वो बच्चा भागते भागते बहुत दूर निकल जाता है। जैसे ही लोगों को पता चलता है कि जेटा भागा है, सेंटर के सारे गार्ड्स और सोल्जर्स उसे पकड़ने के लिए पीछे दौड़ते हैं। लेकिन वो नन्हा बच्चा तेजी से भागते हुए एक ट्रेन पकड़ लेता है। ट्रेन के अंदर पहुंचकर जेटा कुछ कोयला उठाता है और उससे सीधा एक्टर सूर्या की तस्वीर बना देता है। यहाँ से पता चलता है कि जेटा सूर्या को पहचानता है और शायद उसकी तलाश में है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है गोवा सिटी में। यहाँ हमें मूवी के हीरो सूर्या से मिलवाया जाता है। मूवी में उनका नाम फ्रांसिस है। फ्रांसिस एक बाउंटी हंटर है, मतलब वो पैसे लेकर क्रिमिनल्स को पकड़ने का काम करता है। उसके साथ उसका खास दोस्त भी रहता है जिसका नाम है कोल्ट 95। दोनों गोवा पुलिस कमिश्नर के लिए काम करते हैं और क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं। यही हमें मूवी की हीरोइन से भी मुलाकात होती है। अब बस इतना कह सकता हूँ कि ये मूवी इमोशंस, एक्शन और ट्विस्ट से भरी पड़ी है। कहानी तो फुल मसालेदार है। मूवी की हीरोइन दिशा पटानी है जिनका नाम है एंजेला। एंजेला भी फ्रांसिस की तरह बाउंटी हंटर है। पहले ये दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन किसी बात पर झगड़ा हो गया। अब प्रेजेंट टाइम में दोनों एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते। यहाँ हमें पता चलता है कि गोवा पुलिस कमिश्नर दोनों से अलग अलग मिलते हैं। फ्रांसिस और एंजेला दोनों को एक क्रिमिनल पकड़ने का काम देते हैं और बताते हैं कि जो भी इसे पकड़ेगा उसे 15 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। फ्रांसिस अपने दोस्त कोल्ट 95 के साथ फटाफट उस क्रिमिनल को पकड़ भी लेता है, लेकिन जब वो उसे लेकर जा रहा होता है तभी क्रिमिनल अपनी जेब से बंदूक निकालता है। फ्रांसिस बंदूक छीनने की कोशिश करता है और गलती से गोली चल जाती है। गोली क्रिमिनल को लगती है और वो वहीं मर जाता है। ये देख फ्रांसिस और उसका दोस्त डर जाते हैं और वहाँ से भागने की प्लानिंग करते हैं। लेकिन तभी फ्रांसिस देखता है कि उन्हें एक छोटा बच्चा देख रहा है। ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि जेटा है, जो फ्रांसिस को ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँच गया था। फ्रांसिस उसे इग्नोर करता है और अपने दोस्त के साथ वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन फ्रांसिस न्यूज देखता है जहाँ क्रिमिनल की मौत की खबर हर जगह फैली होती है। तभी पुलिस कमिश्नर का फोन आता है। कमिश्नर बताता है कि उस क्रिमिनल का बड़ा भाई बहुत बड़ा डॉन है। अब उसे पता चल गया है कि उसके छोटे भाई को किसी ने मार दिया है और ये भी पता चला है कि एक छोटे बच्चे ने ये सब होते हुए देखा था। डॉन अब उस बच्चे को ढूंढने में लगा है। ये सुनकर फ्रांसिस थोड़ा घबरा जाता है। फिर उसे पता चलता है कि वही छोटा बच्चा एंजेला को मिल गया है और अभी उसके घर पर है। फ्रांसिस तुरंत अपने दोस्त के साथ एंजेला के घर जाता है। वहाँ वो बच्चे को अपने साथ ले जाता है। फ्रांसिस डिसाइड करता है कि वो कुछ दिन इस बच्चे को अपने पास रखेगा ताकि मर्डर का मामला ठंडा हो जाए। लेकिन जब वो बच्चे को अपनी गाड़ी में लेकर जा रहा होता है तभी जेटा की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। अब कहानी और भी दमदार मोड़ लेती है। जेटा की तबीयत खराब होने पर फ्रांसिस उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ डॉक्टर जेटा का चेकअप करती है और हैरान रह जाती है। वो फ्रांसिस को बताती है कि इस बच्चे के साथ कुछ अजीब है, किसी ने इसके सिर को खोलकर ब्रेन के साथ छेड़छाड़ की है। डॉक्टर फ्रांसिस से कहती है कि वो अगले दिन बच्चे को फिर से लेकर आए ताकि सीनियर डॉक्टर इसकी डिटेल में जांच कर सकें। फ्रांसिस जेटा को वापस घर लाता है, लेकिन बच्चा बहुत भूखा होता है, इसलिए वो उसे खाने के लिए रेस्टोरेंट ले जाता है। जैसे ही जेटा खाना खा रहा होता है, कहानी में डॉन की एंट्री होती है, यानी उस मरे हुए क्रिमिनल का बड़ा भाई। वो रेस्टोरेंट में आकर जेटा को पकड़ लेता है और उसे धमकाने लगता है। वो बच्चे से पूछता है कि आखिर उसके भाई को किसने मारा, लेकिन तभी रेस्टोरेंट के बाहर हंगामा मच जाता है। हेलीकॉप्टर और गाड़ियों में भरे हथियारबंद सोल्जर्स आते हैं। देखते ही देखते वो पूरे रेस्टोरेंट पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। इस गोलीबारी में डॉन और उसके लोग मारे जाते हैं, लेकिन फ्रांसिस और उसका दोस्त बच निकलते हैं। सोल्जर्स रेस्टोरेंट के अंदर आकर जेटा को पकड़ लेते हैं, उसे गाड़ी में डालकर लेकर जाने लगते हैं। फ्रांसिस गुस्से से आग बबूला हो जाता है और जेटा को बचाने के लिए उनकी गाड़ी का पीछा करता है, लेकिन सोल्जर्स उससे आगे निकल जाते हैं। यही कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें 1070 के दौर में ले जाती है।
अब कहानी 2024 से सीधे इतिहास में पहुंचती है। 1070 के समय में हम देखते हैं कि साउथ इंडिया के समुद्री इलाके में 5 बड़े द्वीप हैं, मंडिया, वडाकू, मकाडो, अराथू और माची। इन द्वीपों के लोग बेहद ताकतवर और कुशल योद्धा हैं। इनमें अराथू पेरू माची के लोग सबसे बहादुर, ताकतवर और लड़ाई के माहिर होते हैं। लेकिन एक दिन समुद्र में कई जहाज आते हैं। ये जहाज रोमन साम्राज्य के हैं। उनका सम्राट, जिसने अब तक कई देशों को जीत लिया है, अपने 25,000 सैनिकों के साथ भारत पर कब्जा करने के इरादे से आता है। कहानी अब इन द्वीपों के योद्धाओं और रोमन सेना के बीच होने वाली भयंकर लड़ाई की ओर बढ़ती है। रोमन सम्राट भारत पर कब्जा करने से पहले यह समझता है कि उसे इन 5 द्वीपों से होकर गुजरना होगा। वो पहले से जानता है कि ये द्वीप बहादुर और अजय योद्धाओं से भरे हुए हैं। अपनी रणनीति के तहत वो वहीं के एक आदमी कोडुवा को पकड़ता है। कोडुवा सम्राट को बताता है कि इन द्वीपों में सबसे शक्तिशाली द्वीप पेरू माची है, जहाँ के योद्धा किसी से नहीं डरते। वो चेतावनी देता है कि अगर सम्राट ने पेरू माची पर हमला किया तो उसके 25,000 सैनिक भी हार जाएंगे। लेकिन कोडुवा लालची इंसान है। जब सम्राट उसे सोने के सिक्कों का लालच देता है तो कोडुवा उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। रोमन सम्राट कोडुवा से कहता है कि वो पेरू माची जाए और वहाँ ऐसा प्लान बनाए जिससे द्वीप के योद्धा कमजोर हो जाएं। इससे सम्राट आसानी से उन पर कब्जा कर सके। कोडुवा अपनी पत्नी और बेटे पूर्वा के साथ पेरू माची पहुँचता है। हमें पता चलता है कि पूर्वा ही वर्तमान में जेटा है, वही बच्चा जिसे फ्रांसिस बचाने की कोशिश कर रहा है। पेरू माची पहुंचकर कोडुवा सीधे वहां के राजा से मिलता है। वो राजा से कहता है कि विदेश से एक बड़ा सम्राट आया है, जिसने पेरू माची के बहादुर योद्धाओं और उनके अद्भुत हथियारों की तारीफ सुनी है। वह सम्राट चाहता है कि पेरू माची के योद्धा उसके लिए हथियार बनाएं। इसके बदले वो उन्हें सोने और धन देगा। राजा को कोडुवा का प्रस्ताव सही लगता है। वह अपने 100 सैनिकों को कोडुवा के साथ भेजने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जैसे ही कोडुवा उन सैनिकों को जंगल के रास्ते से ले जाने लगता है, उसका असली चेहरा सामने आता है। कोडुवा का प्लान होता है कि वो धोखे से इन 100 सैनिकों को मार देगा ताकि पेरू माची की सेना कमजोर हो जाए और रोमन सम्राट आसानी से उन पर कब्जा कर सके। इसी योजना को अंजाम देने के लिए वो अपने दिमाग और चालाकी का इस्तेमाल करता है। पूर्वा को उसकी माँ ने उसकी जिम्मेदारी सौंपी है और एक राजा होने के नाते वो अपने वचन से पीछे नहीं हटेगा। कंगवा ऐलान करता है कि पूर्वा अब पेरू माची का हिस्सा है और कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। कंगवा पूर्वा को अपने साथ महल ले जाता है और उसे पेरू माची के रीति रिवाज, युद्ध कौशल और संस्कृति में ढालने की कोशिश करता है। हालांकि पूर्वा के प्रति लोगों का गुस्सा कम नहीं होता, क्योंकि वो कोडुवा का बेटा है जिसने उनके सैकड़ों योद्धाओं की हत्या करवाई थी। फ्लैशबैक खत्म होता है और कहानी वर्तमान में लौटती है। फ्रांसिस जेटा को बचाने के लिए रोमन सम्राट के सोल्जर्स का पीछा कर रहा होता है। इसी दौरान उसे ये समझ में आता है कि जेटा का अतीत और उसकी विरासत पेरू माची के योद्धाओं से जुड़ी हुई है। फ्रांसिस अब जेटा को लेकर एक बड़ा निर्णय लेने की स्थिति में होता है। वह तय करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो जेटा की सुरक्षा करेगा। साथ ही वो इस सच्चाई को भी उजागर करने की कोशिश करता है कि जेटा के अंदर उसकी माँ और कंगवा की दी हुई बहादुरी और न्याय की भावना जीवित है। आगे की कहानी में फ्रांसिस और जेटा दोनों मिलकर उन रहस्यों को सुलझाते हैं जो अतीत में छिपे हैं। जेटा, जो अब अपने इतिहास और पहचान को समझने लगा है, एक बड़े योद्धा के रूप में उभरता है। फ्रांसिस उसके साथ मिलकर दुश्मनों का सामना करता है। उदीरन और रोमन सम्राट का चालाकी भरा प्लान पेरू माची के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाता है। उदीरन के बेटे और उनकी सेना ने पेरू माची के योद्धाओं पर उस समय हमला करने की योजना बनाई जब वे यज्ञ के बाद नदी में स्नान करने जाएंगे। उन्हें लगा कि यह एक आसान जीत होगी, क्योंकि निहत्थे योद्धाओं का सामना करना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन कंगवा, पेरू माची का राजकुमार, हमेशा सतर्क रहता था। उसे पहले से ही अराथू माची और उदीरन की नीयत पर शक था। कंगवा और उसके पिता ने अपने जासूसों के जरिए इस योजना का पता लगा लिया और उन्होंने योद्धाओं को यज्ञ के बाद स्नान के लिए न जाने का आदेश दिया। इसके बजाय उन्होंने योद्धाओं को छुपने और पूरी तैयारी के साथ हमला करने का निर्देश दिया। जब उदीरन के बेटे और उनकी सेना नदी के पास पहुंची तो उन्हें पेरू माची के योद्धा नहीं मिले। इसके बजाय अचानक चारों ओर से पेरू माची के योद्धाओं ने हमला कर दिया। इस चतुराई भरे हमले में उदीरन की सेना को भारी नुकसान हुआ। युद्ध के दौरान कंगवा ने अपनी कुशलता और साहस से उदीरन के दोनों बेटों को हराकर बंदी बना लिया। कंगवा ने उनके सैनिकों को चेतावनी दी कि वे दोबारा पेरू माची के खिलाफ कोई साजिश न करें। इस हार ने रोमन सम्राट और उदीरन के इरादों को झटका दिया। रोमन सम्राट को यह एहसास हुआ कि पेरू माची को हराने के लिए केवल छलकपट से काम नहीं चलेगा। वहीं जेटा अपनी पहचान और विरासत को समझने लगा है और उसकी भूमिका भी अब महत्वपूर्ण होती जा रही है। कंगवा और जेटा को अब और बड़ी चुनौतियों का सामना करना होगा, लेकिन उनकी चतुराई और साहस इस संघर्ष में उन्हें विजयी बनाएगी। उदीरन और उसके सैनिकों के हमले के दौरान कंगवा ने अपने साहस का परिचय दिया और निहत्थे होने के बावजूद दुश्मनों को हराया। इस बीच पूर्वा भी वहां पहुंचता है और कंगवा उससे अपनी तलवार लाने को कहता है। पूर्वा तलवार लेकर आता है, लेकिन कंगवा को धोखा देते हुए उसकी तलवार उसके सीने में धंसा देता है। इस हमले से कंगवा चौंकता है, लेकिन गंभीर चोट के बावजूद वह पूर्वा के वार से बच जाता है। कंगवा फिर से अपनी तलवार उठाता है और उदीरन के भेजे गए सभी सैनिकों को मार डालता है, साथ ही उसके दोनों बेटों को भी खत्म कर देता है। लड़ाई के बाद कंगवा और उसके योद्धा पेरू माची लौटते हैं।
जब पेरूमाची के लोगों को पता चलता है कि पूर्वा ने कंगवा को धोखा दिया तो वे पूर्वा को मारने की मांग करते हैं, लेकिन कंगवा पूर्वा को बचा लेता है। इसके बावजूद कंगवा के पिता पूर्वा को काले जंगल में बहिष्कृत करने का आदेश देते हैं। यह जंगल बेहद खतरनाक माना जाता है, जिसमें जीवित रहना लगभग असंभव है। राजा की योजना स्पष्ट होती है, पूर्वा को जंगल में भेजकर उसे मारे बिना सजा देना। कंगवा अपने पिता के आदेश के खिलाफ जाकर पूर्वा के साथ काले जंगल में जाने का फैसला करता है। जंगल में पूर्वा कई खतरनाक परिस्थितियों का सामना करता है, लेकिन हर बार कंगवा उसे बचा लेता है। कंगवा न केवल पूर्वा की रक्षा करता है, बल्कि उसे हर संकट से उबरने में मदद करता है। इसके बावजूद पूर्वा अपने माता पिता की मौत के लिए कंगवा से गुस्सा रहता है और उससे दूरी बनाए रखने की कोशिश करता है। एक दिन कंगवा पूर्वा से कहता है, मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, चाहे कुछ भी हो। मैं अपना वादा निभा रहा हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मगर इस वक्त मेरे लोगों पर उधड़ हमला करने वाला है। मुझे अपने लोगों की रक्षा करनी है और यह युद्ध लड़ना है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, जैसे ही यह युद्ध खत्म होगा मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तब तुम अपना बदला पूरा कर लेना। कंगवा का यह आत्मसमर्पण और अपने वचन के प्रति ईमानदारी पूर्वा को सोचने पर मजबूर कर देता है। अब दोनों के बीच क्या नया मोड़ आएगा, यह जानना बाकी है। पूर्वा को मगरमच्छ से बचाने की कोशिश करते हुए कंगवा अपने अद्वितीय साहस और फुर्ती का परिचय देता है। उदीरन के जहाज पर होते हुए भी कंगवा रस्सी को कसकर पकड़ता है और पूर्वा को ऊपर खींचने की हर संभव कोशिश करता है। पानी में उफनती लहरें और मगरमच्छ की बेचैनी इस दृश्य को और भी खतरनाक बना देती है। उदीरन कंगवा की हरकतों से चिढ़कर उसे रोकने के लिए अपने सैनिकों को हमला करने का आदेश देता है। कंगवा अपनी तलवार से दुश्मन सैनिकों को मारता हुआ एक हाथ से रस्सी पकड़े रहता है। आखिरकार वह पूर्वा को सुरक्षित ऊपर खींच लेता है। इस दौरान पूर्वा का मन कंगवा के प्रति पूरी तरह बदल चुका होता है। जो व्यक्ति अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाने आया, उसे अब वह दुश्मन नहीं मान सकता। कंगवा और पूर्वा की आंखों में भावुकता का एक क्षण झलकता है। इस बीच उदीरन अपनी क्रूरता और अहंकार में कंगवा और पूर्वा दोनों को खत्म करने की कसम खाता है। वह कंगवा पर सीधा हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन कंगवा अपनी चतुराई और युद्ध कौशल से उसे कड़ी टक्कर देता है। जहाज पर खतरनाक लड़ाई छिड़ जाती है। कंगवा अपने हर वार में शक्तिशाली नजर आता है, लेकिन उदीरन भी पीछे हटने वाला नहीं होता। लड़ाई के दौरान जहाज पर आग लग जाती है, जिससे स्थिति और भी भयावह हो जाती है। उदीरन का ध्यान बंटता है और इस मौके का फायदा उठाकर कंगवा उसे एक निर्णायक वार से परास्त कर देता है। जहाज अब डूबने के कगार पर होता है। कंगवा पूर्वा को लेकर जलते जहाज से कूद पड़ता है। दोनों समुद्र की लहरों में बहते हुए एक सुरक्षित द्वीप पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पूर्वा कंगवा का धन्यवाद करता है और उससे माफी मांगता है। वह स्वीकार करता है कि कंगवा ने न केवल उसकी जान बचाई, बल्कि उसे यह सिखाया कि बदला जीवन की सबसे बड़ी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। दोनों अब साथ मिलकर पेरूमाची लौटने की योजना बनाते हैं, ताकि अपने लोगों को सुरक्षित कर सकें और एक नए सशक्त साम्राज्य की नींव रख सकें। कहानी का यह हिस्सा बेहद भावनात्मक और रोमांचक है, जिसमें कंगवा और पूर्वा के रिश्ते की गहराई, त्याग और साहस को दर्शाया गया है। पूर्वा का स्वयं को बलिदान करना कंगवा के चरित्र को और अधिक मानवीय बनाता है, जिससे यह साबित होता है कि एक सच्चे नायक के लिए सिर्फ जीत नहीं, बल्कि अपनों की रक्षा और इंसानियत सर्वश्रेष्ठ होती है। कंगवा अपने भीतर एक नई ताकत और क्रोध महसूस करता है, जो उसे उदीरन और उसकी सेना को हराने के लिए प्रेरित करता है। उदीरन की हार के साथ पेरूमाची का साम्राज्य सुरक्षित हो जाता है, लेकिन पूर्वा के बलिदान से जो दर्द कंगवा को मिलता है, वह कहानी का सबसे भावुक और दिलचस्प मोड़ बनकर रह जाता है। प्रेजेंट में फ्रांसिस का जेटा को बचाने के लिए दुश्मनों से लड़ना और प्लेन में घुसकर उसे छुड़ाना कहानी के रोमांच को बढ़ाता है। यह दिखाता है कि फ्रांसिस या कंगवा अपने आदर्शों और साहस को वर्तमान में भी जी रहा है। रथांगसन की एंट्री कहानी को और जटिल और दिलचस्प बनाती है। वह पेरूमाची के पुराने दुश्मनों में से है और उसका कंगवा के साथ जुड़ा अतीत भविष्य की घटनाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। फ्रांसिस को रथांगसन द्वारा पहचाना जाना समय और युग की सीमाओं को तोड़ते हुए एक नई दिशा की ओर इशारा करता है। कहानी के अंत में यह साफ कर दिया जाता है कि कंगवा की लड़ाई अब खत्म नहीं हुई है। कंगवा पार्ट 2 के वादे के साथ दर्शकों को कंगवा और रथांगसन के अतीत की सच्चाई जानने और वर्तमान में फ्रांसिस के रथांगसन से कैसे निपटेगा, यह देखने के लिए उत्सुकता बढ़ जाती है। यह कहानी साहस, बलिदान और वीरता को दर्शाते हुए यह भी दिखाती है कि अतीत और वर्तमान आपस में जुड़े हुए हैं और हर पीढ़ी को अपने संघर्षों से गुजरना पड़ता है। यह थी कंगवा फिल्म की पूरी कहानी। आशा है कि आपको यह फिल्म और इसकी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और कौन सा सीन आपके लिए चौंकाने वाला था। अगर आपको और ऐसी ही कहानियाँ सुननी है तो कमेंट बॉक्स में एक दिल वाला इमोजी भेजें। इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और अगला एक्सप्लेनेशन किस फिल्म पर करना है यह भी हमें बताएं। इसके अलावा हमने लकी भास्कर मूवी का भी एक्सप्लेनेशन किया है, जो बहुत ही बेहतरीन है। उसका लिंक भी नीचे दिया गया है, उसे भी जरूर देखिए। फिल्मों की दुनिया में ऐसे ही साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।